हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो आज हम पढ़ेंगे वो हम घटना चक्र के बारे में पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट की घटना चक्र को खत्म कर दे। आर ओ के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीसीएस, इनफैक्ट हर एग्जाम के लिए जो घटना चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हम आज घटना चक्र जो शुरू कर रहे हैं वो पॉलिटी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें नंबर ऑफ कलेक्शंस मिल जाते हैं क्वेश्चंस के। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। हमें पता चल जाता है कि एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चंस डिमांड कर रहा है। और ये अगर हम बात करें जो जीएस पोर्शन होता है उसको ही लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम प्रॉपरली पहले हर एक चीज़ का जो भी माइन्यूट डिटेल्स भी हैं घटना चक्र में हम उनको पढ़ेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें एक समझ विकसित होगी और हम एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस जो आते हैं हम उन्हें हैंडल कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पॉलिटी की घटना चक्र को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। थैंक यू इसके लिए। अगर आप करेंगे तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पॉलिटी को पढ़ते हैं। तो हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन से। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास के बारे में, तो भारत का अगर हम संवैधानिक विकास देखते हैं तो हम उन्हें दो स्टेजेस में देखते हैं, दो फेजेस में देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। और उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटिश ताज के शासन हेतु शासनाधीन पारित अधिनियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, मतलब अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 तक, तो ये सब कुछ किससे संबंधित था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित था। फिर हमें पता है 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत का शासन खुद से सामने आती है और पूरा शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लेती है। तो 1858 से जो भारत शासन अधिनियम आएंगे, उसके बाद से 1947 तक जो अधिनियम चलेंगे वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन है तो पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है, और उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम है। अब अगर हम देखें कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, तो नोट्स जो भी नोट्स लिखे हुए हैं अगर हम उनको देखते हैं तो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो उनके काम के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। और जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का था, तो अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो कार्यकाल 5 वर्षों का रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे। और इनकी सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, इसमें कौन कौन थे, तो फ्रांसिस थे, फ्रांसिस के बाद क्लेवरिंग थे, क्लेवरिंग के बाद मानसन थे, और वारबिल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। तो ये दोनों ही मामले देख सकते थे, सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था, तथा इसे प्रमुख मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर प्रमुख मामले हैं, तो मतलब जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। मतलब बंगाल का प्रेसिडेंसी जो है वो सबसे उच्च है, और मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी है उसको, उसकी रेख देख भी जो है वो किसके हाथों में थी, बंगाल के गवर्नर के हाथों में, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में थी। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1774 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में 1 साल बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो उच्चतम न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश? 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से क्या किया गया था, तो प्रतिबंधित किया गया था कि आप, कोई भी कंपनी का कर्मचारी है वो निजी प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता है, निजी व्यापार, खुद का व्यापार नहीं खोल सकता है, और भारतीयों से उपहार लेने से उन्हें क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये तो रही बातें किस एक्ट के बारे में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का क्या किया गया, पृथककरण किया गया। तो पहली बार अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि पहली बार कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कब हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, कि जो भी आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और जो भी आपके कॉमर्शियल अफेयर्स हैं, जो भी आपके राजनीतिक कार्य हैं और उनके व्यापारिक कार्यों को क्या किया गया, अलग किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की क्या दे दी गई,
अनुमति देगी। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से मामले चेक करता था? निदेशक मंडल जो बनाया गया था, निदेशक मंडल का था कि वो व्यापारिक मामलों को देखेगा। उसके बाद लेकिन राजनीतिक मामले कौन देखेगा? तो राजनीतिक मामले देखने के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक निदेशक मंडल बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कौन से मामले देखेगा? व्यापारिक मामले देखेगा, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए कार्य करेगा। इसके बाद 1786 के अधिनियम के द्वारा, अब हम नेक्स्ट अधिनियम में चलते हैं। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो 1786 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि अगर गवर्नर जनरल चाहें, अगर गवर्नर जनरल चाहें, कौन? अगर गवर्नर जनरल चाहें तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं, या लागू करने का उनको क्या होगा? अधिकार होगा। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो प्रधान सेनापति की शक्तियां कौन से अधिनियम के द्वारा? 1786 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? लाया गया। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों ही अधिकार सर्वप्रथम किसको दिए गए थे? तो ये दोनों ही अधिकार सबसे पहले किसको मिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। कौन से दो अधिकार की हम बात करें? जो अभी हमने पढ़ा कि पहली चीज कि जो भी गवर्नर जनरल बनेगा वो उसको प्रधान सेनापति बनाया जाएगा, और सेकंड चीज कि वो अगर चाहे तो अपनी परिषद के निर्णयों को क्या कर सकता है? विशेष परिस्थिति में या तो निरस्त कर सकता है या उसे लागू भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम अधिनियम की बात करते हैं चार्टर एक्ट की, वो है 1793 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो कौन सी चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो हम बात करें तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत। नेक्स्ट अगर हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय व्यापार के जो कंपनी का जो ये भारतीय व्यापार के साथ एकाधिकार था, मोनोपोली चली आ रही थी कि भाई अगर कोई भी देश बाहर मतलब बस इतने लोग ही हैं जो यहाँ से जाकर क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, और कोई नहीं जा सकता है। तो उस कंपनी के जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। केवल एक चीज को अभी भी रखा गया था, और वो क्या था? वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर अभी भी उसका एकाधिकार क्या रहा? बना रहा। तो ये दो चीजें हमें याद रहनी चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं चीन के साथ और चाय के व्यापार पर, इन दो चीजों को छोड़कर के भारतीय व्यापार पे जो वो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन कभी भी पूछे कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट चार्टर एक्ट में चलते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हमने देखा था कि 1700 अगर हम बात करें 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 1833 के। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा है? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। तो अगर हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया है? गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। तो सबसे पहले हम बात करें 1833 की, तो 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार हम कहा गया था कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। तो देश की जो शासन प्रणाली थी उसका केंद्रीकरण कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। तो कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कौन से एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त करके अब मतलब उसको सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी गई है कि आप राजनीतिक कार्य को देखिए। तो कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। तो कौन से एक्ट के द्वारा एक मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया? तो हम बात कर रहे हैं 1833 के एक्ट के द्वारा, चौथे सदस्य को जोड़ा गया।
और सर्वप्रथम जो कानूनी सदस्य सबसे पहले बैठा तो वो कौन था? मैकाले। मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का क्या दे दिया गया था? अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। तो इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी, तो हम बात करें 1833 के एक्ट की, तो नियुक्तियों के लिए क्या किया गया था? योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, तो अब हम बात करते हैं 1833 के बाद 1853 के चार्टर एक्ट की। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से क्या किया गया? पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो पहली बार विधायिका को कार्यपालिका से क्या किया गया? अलग करने की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। तो कौन से एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो हम फिर से एक बार इसे रिवाइज करते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से क्या किया गया? पृथक करने की व्यवस्था की गई। कौन से एक्ट के द्वारा? 1853। विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है उस आधार पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अभी हमने पढ़ा था कि जो कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा खोला गया था, जिसमें एक जो था वो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई? 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो सर एलिजा इम्पे। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें चुनना है कि कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो पहला है जो ऑप्शन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। सेकंड है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एलिजा इम्पे जो थे वो न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या है? केवल एक जो है वो क्या है? सही है। तो इसमें 1 ऑप्शन क्या है? सही है। इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ये जो इसमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, लेकिन 1 जो है केवल एक उत्तर सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? हमने पढ़ा था कि 1784 का जो पिट्स था, पिट्स एक्ट था, तो पिट्स का भारतीय अधिनियम जो था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि क्या किया गया था? व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य कंपनी के क्या कर दिए गए थे? अलग कर दिए गए थे। और राजनीतिक कार्य देखने के लिए क्या किया गया था? जो व्यापारिक कार्य थे उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया था? नियंत्रक परिषद क्यों बनाया गया था? राजनीतिक कार्य को देखने के लिए। तो नियंत्रण बोर्ड जो परिषद की स्थापना किस लिए की गई थी? तो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो हम बात करें तो पिट्स का ये जो भारतीय अधिनियम 1784 था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय का हमें पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, 1 लाख रुपए निवेश किया था शिक्षा के लिए। तो कौन से अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति अभी हमने पढ़ा है कि कौन से अधिनियम के द्वारा? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तथा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो किससे अंग्रेजी शिक्षा? 1813 का चार्टर एक्ट हमें पता है कि हाँ, इससे जो शिक्षा थी उसकी नींव रखी गई। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही होगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या रखी गई? नींव रखी गई। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा, जिसमें तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की, ओरिएंटल शिक्षा मतलब क्या होता है कि मतलब जो प्राचीन शिक्षा होती हैं, जो प्राच्य शिक्षा होती हैं, जो पहले की शिक्षाएं हुआ करती थी, तो उनको क्या कहा जाता है? ओरिएंटल शिक्षा कहा जाता है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, इस जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो ये भी हमने ऑप्शन देखा, बिल्कुल सही था कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया और जिसकी क्या जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। और फिर इसके बाद समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का क्या बनाया गया, माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के क्या थे, नेतृत्व करता थे। तो ये पॉइंट हमने देखा इसमें एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो हमने पढ़ा था कि इसका आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट होगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल कौन से कार्य करने थे, राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है कि 1813 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके अगर इन दो व्यापारों को छोड़ करके बाकी सारी जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था कंपनी का, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सही है कि कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को क्या कर दिया था, बिल्कुल मजबूत कर दिया था। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 में आया था। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है, गलत है। इसके दो, ये ऑप्शन ए जो है ये क्या है, सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी सभी एकाधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को क्या कर दिया, सुदृढ़ भी कर दिया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए इन क्षेत्रों का एकाधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल ही नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो ये जो राजस्व बोर्ड था वो 1858 ईस्वी में क्या किया गया था, ब्रिटिश संसद के अधीन नियंत्रण में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया? तो किस भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो संभव हुआ, वो कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जनस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा की अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु क्या बनी, मुख्य अधिकार बनी। तो ये चीज अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये भागीदारी के लिए क्या बनी, एक बहुत बड़ा एक मुख्य आधार बनी। तो अभी हमने जो अधिनियम पढ़े, जो हमने एक्ट पढ़े, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़े, वो कहाँ तक थे, वो 1853 तक थे। अब हम बात करेंगे जब ब्रिटिश ताज के शासन में अधिनियम पारित होने लगे थे, तो अब उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स को देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, अगर हम भारत शासन अधिनियम 1858 की बात कर रहे हैं, तो भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वॉइसरॉय भी कहा जाने लगा। तो अगर हम बात करें कि अभी तक जिसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, तो 1858 के अधिनियम के तहत अब उसे क्या कहा जाने लगा है, भारत का वॉइसरॉय कहा जाने लगा है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब जो ब्रिटिश ताज का क्या बन गया, मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेज जो हैं वो डायरेक्टली भारत की क्या करेंगे, भारत में शासन करेंगे। क्योंकि अभी तक ये था कि कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी के लोग अच्छे नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या कर रही है जो अंग्रेज सरकार है, वो भारतीयों को लुभाने का प्रयास कर रही है कि भाई अभी तक ये सब कुछ कंपनी कर रही थी, अब हम ये शासन व्यवस्था, ये जो शासन की बागडोर है, हम अंग्रेज हम अपने हाथों में ले रहे हैं, तो अब आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ताज का जो
प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, वो कौन बन गया? भारत का वॉइस रॉय बन गया। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वॉइस रॉय बना। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वॉइस रॉय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का क्या किया गया? सृजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस अधिनियम 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का क्या किया गया है? सृजन किया गया है। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति क्या थी? निहित थी। तो अगर हम बात करें कि भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण कब लाया गया, तो 1858 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लाया गया। इसके बाद उसको सहायता के लिए, किसको सहायता के लिए? भारत के राज्य सचिव पद बनाया गया था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो 15 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो ये रही बातें 1858 के भारत शासन अधिनियम की। नेक्स्ट अधिनियम पढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो अगर कभी भी पूछे कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर हम बात करें, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरुआत हुई वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हमने देखा था। 1833 का जो एक्ट था उसमें केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1861 में हम देख रहे हैं कि इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो मद्रास और ये जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, इनको पुनः इनकी वापस शक्तियां दे दी गई। कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और यहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। इसने वॉइस रॉय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। तो आपातकाल में अध्यादेश जैसा शब्द जो सबसे पहले हम बात करें तो वो भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही। तो इसने वॉइस रॉय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक क्या हो सकता था? प्रभावी हो सकता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट अधिनियम की, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की क्या कर दी गई? संख्या बढ़ा दी गई। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की क्या की गई? संख्या बढ़ा दी गई। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों का वार्षिक बजट पर बहस करने, तो वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो भारतीय सदस्य जो थे वो वार्षिक बजट पर क्या कर सकते थे? पहली बार ये अधिकार दिया गया 1892 में कि आप बहस कर सकते हैं और 6 दिन की पहले नोटिस दीजिए और आपको प्रश्न पूछने का भी अधिकार होगा। परंतु लेकिन आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, मतलब एक ही प्रश्न पूछिए, बार बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। और मतदान का भी अधिकार नहीं था, मतलब बिठाते थे भारतीयों को भी लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ, तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि निर्वाचन, पहली बार निर्वाचन पद्धति का जो हम आरंभ देखते हैं वो कौन से एक्ट के द्वारा देखते हैं? तो 1892 के एक्ट के द्वारा। और इस अधिनियम के महत्व, भारत परिषद अधिनियम, अब नेक्स्ट अधिनियम की ओर चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसमें 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वॉइस रॉय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्यकारी परिषद में पहली बार वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार जो शामिल किया गया वो कौन से एक्ट के द्वारा किया गया? तो भारतीयों को पहली बार जो शामिल किया गया वो कौन से एक्ट के द्वारा? 1909 एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार शामिल किया गया। और पहली बार किसे शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। इसके बाद इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। परिषदों के सदस्य को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करना, प्रस्ताव लाना और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। तो परिषदों के सदस्य जो होते थे उनको बजट और लोकहित के विषयों में विवेचना करना, प्रस्ताव लाना, प्रश्न पूछना और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी क्या कर दिया गया है? अधिकार दे दिया गया। और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जिसलिए जाना जाता है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या कर दिया था? तो प्रावधान कर दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम तो ये चीज़ थी कि मतलब पृथक निर्वाचन के लिए, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरल बनाया गया। तो इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो 1909 किसके नाम से जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो। और 1919 किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा।
सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय शाहियों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। 1909 में जो केवल सांप्रदायिक जो मतदान था, वो जो मुसलमानों के लिए था, उसको और ज़्यादा विस्तार कर करके क्या कर दिया गया, सिखों, भारतीय शाहियों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का क्या किया गया, स्थापित की गई। तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे अभी लोकसभा, राज्यसभा है, तो पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में क्या कर दिया गया, बांट गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। तो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए ये क्या, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जो थी, ये समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, तो अगर हम बात करें 1919 के अधिनियम में, तो प्रांतों में कौन सी प्रांतों में आई थी, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी, बात की गई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई, कौन से एक्ट में, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद अगर देखें तो इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो 1919 के अगर अधिनियम की बात करें तो एक आयोग बनाया गया, जिसका काम था कि 10 वर्षों बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। भारत शासन अधिनियम, अब बात करते हैं 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो संघात्मक सरकार की स्थापना जो है वो सबसे पहले कब की गई, 1935 के अधिनियम के द्वारा। और अब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहाँ पे लगा दिया गया है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना, आरबीआई की जो स्थापना की गई है, वो कौन से एक्ट के द्वारा की गई है, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में शुरू हुई थी मुसलमान को, 1919 में थोड़ा और बढ़ाया गया। और अब बात करें अगर 1935 की, तो दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बर्मा जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो इस अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर इसके बाद अगर हम देखें, तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो दो नए प्रांत, पहली तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, और दूसरा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब बात करते हैं, तो इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो प्रांतों में क्या किया गया था, तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। अगर हम बात करें 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, लेकिन अगर हम 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। तो वॉइसरॉय का पद क्या किया गया था, 1947 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, और दोनों डोमिनियन में राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। तो ब्रिटिश शाही उपाधि से जो भारत का सम्राट जो पद हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बजट पर बहस करने की जो शक्ति दी गई थी वो कब दी गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई थी, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1935 के अधिनियम में की गई थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी 1935 अधिनियम से संबंधित कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, हम बात करें संघीय न्यायालय की, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो उनका नाम एलिजा इम्पे था। लेकिन यहाँ पे हम संघीय न्यायालय की बात कर रहे हैं जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? सर मॉरिस गेवियर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण जो विकल्प डी है वो क्या है? सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो हमने अभी पढ़ा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया? तो केंद्र में हम जानते हैं प्रांत में जो द्वैध शासन लाया गया था, तो प्रांतों में जो लाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। लेकिन केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया था वो कब लाया गया था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। इस एक्सप्लेनेशन को हम देख लें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? सेम वही क्वेश्चन है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं नहीं? तो हम 1919 के अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है क्योंकि मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण। बिल्कुल सही है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को क्या किया गया था? प्रांतों में विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो ये भी 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, केवल 1 और 3। इसके बाद अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसके उद्देश्य भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू एवं वॉइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्य, मतलब जो भी आरक्षित विषय जो रखते थे वो लोग अपने पास, वो जो गवर्नर अपने पास रखता था उसको आरक्षित विषय कहा गया। और जो विषय प्रांतीय विधायिका को दे दिए जाते थे उन्हें कौन सा विषय कहा जाता था? हस्तांतरित विषय कहा जाता था। साथ ही केंद्र और प्रांत के मध्य भी शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान हमने अभी देखा कि 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, मतलब न केवल ये मुसलमानों तक सीमित, इसका और विस्तार करने के बाद क्या किया गया? इसे सिखों, यूरोपियन, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के ऊपर भी क्या कर दिया गया था? ये जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन है इसको बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को शासन, जो प्रांतों में द्वैध शासन तो किसके तहत आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आया था। तो कौन सा अधिनियम है जिसने प्रांतों को स्वायत्तता दी? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़े तो भारतीय विधानसभा प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो भारतीय विधानसभा हमने देखा था कि विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? प्रथम बार ये जो विधानसभा थी भारतीय विधान पालिका उसको क्या किया गया था? द्विसदनीय बनाया गया था। तो पहली बार ये प्रावधान कब जोड़ा गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोबारा से अगर हम देखें तो क्वेश्चन फिर से वही है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो कौन सा एक्ट? 1919 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। नेक्स्ट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो दोनों ही ऑप्शन में जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार से कथन 2 जो है वो क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा ऑप्शन देखिए, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमको क्या करना है, चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये 1 और 2 सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई और सबसे पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप भाषियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत जो था परीक्षा में वो यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है दोनों ही, पहला और चाहे हम बात करें दूसरा, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, अपने आप में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो केंद्रीय विधानसभा निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो अगर हम बात करें तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन हुआ था तो वो कौन-कौन से हुए थे? तो एक 1926 और दूसरा जो है वो 1945। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, इस प्रश्न के लिए सही हैं। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अंतिम जो निर्वाचन था, अभी हमने देखा कि 2 निर्वाचन हमने देखे, 1926 और वर्ष 1945। तो 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन था वो किस वर्ष किया गया था? तो 1945 में किया गया था। एमपीपीएससी प्री 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो हमने ये जो शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, वो कहाँ से प्रेरित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या है, प्रेरित है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, यद्यपि ब्रिटिश सरकार में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में दी गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो ये हमें जानना है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम को ही हम देखें तो वहीं पे गवर्नर जनरल को ये शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। लेकिन अगर हम कभी बात करें कि राष्ट्रपति को जो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो धारा है 42 और 43 से ये शक्ति प्रेरित है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो जो संवैधानिक निरंकुशता का प्रावधान है वो कौन से अधिनियम? तो भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो अगर हम बात करें कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का जो हमें जो ढांचा मिलता है, जो सिद्धांत मिलता है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में से उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत में संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, अगर हम उसकी 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूचियों में विषयों का विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारतों के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ के अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को क्या कर दी गई थी? प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से क्या नहीं था? तो अभी हमने 1935 की जो विशेषताएं थी तो उनको देखा है, तो हम ये ऑप्शन देख लेते हैं कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो गलत है। हमने अभी देखा कि अवशिष्ट विषय जो थे वो किनको दिए गए थे? गवर्नर जनरल को। इसके बाद यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, अभी हमने देखा कि हाँ बिल्कुल प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का क्या था? संकेत था। चौथा ऑप्शन है
कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही ऑप्शन कौन सा नहीं है? ये बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगर हम अभी हमने व्याख्या ऊपर ही देख ली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो हमें पता है कि केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया गया वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। प्रांतों का में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया वो कब लाया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चले। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कौन से अधिनियम के द्वारा? हमने अभी पढ़ा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान लाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन की जो व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो भी अविशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? मतलब उसको नहीं रखा गया था। तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित। तो कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो अभी जब हम 1935 का अधिनियम पढ़ रहे थे तो हमने सब कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित, लेकिन हमने देश के लिए लिखित संविधान जैसा ये प्रावधान नहीं देखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देश के लिए लिखित संविधान। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख, जो अगर हम बात करें तो भारत में संविधान का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य 3 विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या थे? समाहित थे। तो हमने जो 4 ऑप्शन देखे थे अभी, तो इन ये 3 ऑप्शन जो थे वो थे 1935 के अधिनियम में, लेकिन ये जो ए नंबर है देश के लिए लिखित संविधान, ये नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तीसरा, अगर सी ऑप्शन हम देखें तो सी ऑप्शन क्या है? इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें क्या है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है। मतलब मैक्सिमम चीजें जो ली गई है हमारे यहाँ संविधान में वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही ली गई हैं। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो ये सभी चीजें हमने कहाँ देखी हैं? 1935 भारत शासन अधिनियम में देखी हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो हमने पढ़ा था कि 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत देश से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था और 2 प्रांत बनाए गए थे। एक सिंध प्रांत बनाया गया था और दूसरा जो था वो उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। तो हमने ये चीज़ों को देखा था। अभी हम एक्सप्लेनेशन देख लें अगर इसका, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अब हम अपना जो पॉलिटी की घटना चक्र है उसमें सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, तो भारतीयों की ओर से जो संविधान सभा की सबसे पहली मांग थी वो मई 1934 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, तो संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो किसने किया था? तो एम एन रॉय ने दिया था वर्ष 1934 में। तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग जो है वो स्वराज पार्टी ने की थी, और संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो किसने किया था? एम एन रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की क्या की गई थी? मांग की गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए क्या की गई थी? आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई।
अब इसके बाद देखें तो सबसे पहले ये बात की गई कि कोई भी संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो किससे होगा, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होगा। तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो बात थी कि भाई संविधान सभा मतलब बनेगी और वो एक निर्वाचित सदस्य होंगे संविधान सभा में जितने भी लोग होंगे, ये बात किस मिशन के द्वारा लाई गई, क्रिप्स मिशन के द्वारा लाई गई। और कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो जो बनाई गई थी भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी वो कौन से मिशन के द्वारा मांग की गई थी, क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि बनाई जाएगी संविधान सभा, लेकिन गठित नहीं हुई थी। लेकिन जो संविधान सभा बनी थी वो कौन सी योजना के तहत बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि कब आया था, तो जो कि 1946 में आया हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। तो अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो संविधान सभा कैसी होनी थी, निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। और अगर हम बात करें तो इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी कि हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी, तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 निर्धारित थी। इसमें से 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासत को क्या की गई थी, आवंटित की जानी थी। तो 296 सीटें जो 389 कुल सीटें थी उनमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत को, 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों को क्या करी जानी थी, आवंटित की जानी थी, बांटी जानी थी। इसके बाद ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन जो था वो मुख्य आयुक्त के प्रांतों द्वारा करना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के चुनाव जो थे वो कब होने थे, तो संविधान सभा के चुनाव जो थे वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 246 सीटों में से कांग्रेस को कितना मिला, 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। लेकिन अगर हम बात करें संविधान 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से क्या होने लगे, शामिल होना प्रारंभ हो गए। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो संविधान सभा जो थी वो मुख्यतः कैसा निर्वाचन का परिणाम थी, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसके बाद प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। तो प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग जो था वो मतलब जो प्रांत में विधानसभाएं थी उनका उपयोग किस तरीके से किया गया, निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि निर्वाचन जो था क्या ये वयस्क मताधिकार पर था, नहीं, उस पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो ये जो मताधिकार कर और किस पर सीमित था, शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसरॉय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में क्या हो, उपस्थित हो। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक, पहली बैठक में उपस्थित हो। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई जिसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, 207 सदस्यों में हिस्सा लिया और जिसमें से 9 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अगर हम बात कर रहे हैं तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखें, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आई गई, 3 जून 1947 को, के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी हो गई, जो पहले 389 थी अभी घटकर कितनी हो गई, 299 हो गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। तो अगर हम भारतीय प्रांतों की अगर बात करें तो भारतीय प्रांतों के कितने प्रतिनिधि, 229 और भारतीय रियासतों के कितने प्रतिनिधि, 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो संविधान सभा जो संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और अगर हम बात करें इसके लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसके लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल इसके लिए जो अधिवेशन हुए थे कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से
तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। कुल कितने दिन? तो 114 दिन संविधान के प्रारूप पर क्या किया गया था? विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। मतलब मिली तो कब मिली? संविधान सभा पुनः से एकत्रित हुई 24 जनवरी 1950 को, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनिगल नरसिंह राव, जिन्हें हम BN राव को भी जानते हैं, BN राव को क्या बनाया गया? तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, नियुक्त किया गया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? तो वो 15 थी। कुल महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहले विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में जिनका क्या था? योगदान रहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। तो क्या अंतरिम सरकार के समय मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे? तो नहीं हुए थे। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को? 5 प्रतिनिधियों को 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया था, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। अब हम संविधान संबंधी निर्माण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में ये सबसे पहले क्या की गई थी? डिमांड की गई थी संविधान सभा के निर्माण के बारे में। इसके बाद हम इसमें एक्सप्लेनेशन अगर देखें, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये क्या था? प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले किसने मांग की थी कि भैया संविधान सभा होनी चाहिए? तो वो कौन थे? हमने अभी पढ़ा था कि वो कौन थे? वो MN रॉय थे। तो ये MN रॉय ने सबसे पहले ऑफिशियली ये बात रखी थी कि संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। हमने अभी पढ़ा था कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव जो रखा गया था वो सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। तो हमने अभी देखा था कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की क्या की गई थी? व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमें पता है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो अगर कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था तो वो नहीं थे, तो विलियम वुड नहीं थे। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के लिए सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष भी थे, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 लोग थे जो कि किससे जुड़े हुए थे? कैबिनेट मिशन से जुड़े हुए थे। विलियम वुड का संबंध कैबिनेट मिशन से नहीं था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर रुख करें, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो हमें पता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलें तो सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन देखें कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। इस व्यवस्था के साथ की गई अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वॉइस रॉय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो कौन राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन का सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगर हम देखें वेबल योजना के अनुसार कथन है कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और कारण है वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो हमें बताना है कि इसमें ऑप्शन दिया गया कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है और कारण सही है। तो हम सबसे पहले इसको अगर हम कथन देखें कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, बिल्कुल सही है। लेकिन वेबल का क्या ये विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा जो बच जाता? वेबल का इससे कोई लेना देना नहीं था कि भारत में बंटवारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो कारण है ना वो पूरी तरीके से गलत है। तो हम ये किस ऑप्शन में चलेंगे? ऑप्शन सी में चलते हैं कि कथन तो सही है पर कारण जो है वो पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो कौन से कथन जो है वो संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, बिल्कुल गलत। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, बिल्कुल गलत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। वह बहुदलीय निकाय थी, सही है कि हाँ बहुत सारे पार्टीज मेंबर थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो 3 और 4 ऑप्शन सही है। वयस्क मताधिकार तो था ही नहीं, हमने पहले ही देखा था। और उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। 3 और 4 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या थी? परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का क्या किया था? गठन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही है पूछा गया है, तो बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। बहुदलीय संरचना नहीं थी, बिल्कुल गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो बिल्कुल सही। अभी हमने देखा है तो ए और डी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन, हमें इसमें देखना है कि गलत कथन कौन सा है। तो अगर हम बात करें कि गलत क्या है तो फिर इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन हमारे हिसाब से गलत है? तो ये जो ऑप्शन सी है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो अभी हमने पढ़ा है कि भारत की संविधान सभा या संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उस संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया और इसीलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो ये ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या किया गया है? चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, तो सी ऑप्शन। अभी हमने वो ही क्वेश्चन देखा है और पुनः वही क्वेश्चन आया है, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या हुआ था? निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, वही जो थे वो निर्वाचक मंडल का कार्य कर रहे थे, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा उनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमें पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अभी अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था? निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो उद्घाटन अधिवेशन, जो संविधान सभा की उद्घाटन मतलब पहली बैठक की गई थी, उद्घाटन हुआ था, जो पहली बार बैठक हुई
हुई थी वो किसने की थी? तो सक्शीनानंद सिन्हा के द्वारा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनके द्वारा की गई थी। अब एक क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो मनोनीत, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी जो थे वो कौन क्या थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले स्थायी उपाध्यक्ष की, तो वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के होने के साथ हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न अगर देखें कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखें, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा ऑप्शन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। चौथा ऑप्शन है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका प्रस्तावना से कोई लेना देना नहीं है उद्देशिका से। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगर हम ये दो पॉइंट देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये दोनों ही, मतलब 1 और 2 और 3, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। और अगर हम चौथा ऑप्शन देखें तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति। तो हमें पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमें पता है कि कुल जो अधिवेशन हुए थे वो 11 अधिवेशन हुए थे। और वो 11 अधिवेशन, जो 11वां अधिवेशन था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 11वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 11वां जो अधिवेशन था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और उसके बाद फिर जब संविधान सभा पुनः कब बैठी थी? 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई थी। और अगर हम बात करें कि निकटतम उत्तर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो 11 दिया हुआ नहीं है, तो अगर हम बात करें तो सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर जो मतलब जो अधिवेशन हुए थे वो 11 के बाद हम कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं? सी ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक मतलब अगर हम बात करें 11वें सेशन की, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। लेकिन उसके बाद आखिरी बार जो संविधान सभा मिली थी वो कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष है वो एच सी मुखर्जी हैं। इसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो कौन थे? तो ये है के एम मुंशी। इसके बाद राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका नाम है वी टी कृष्णामाचारी। और इसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अभी हमने देखा था कि संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? बी एन राव थे। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वो किसके द्वारा? वी आर अम्बेडकर के द्वारा। अभी अगर हम देखें, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर बी एन राव मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 क्या थी? अनुसूचियां थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वंचन प्रारंभ हुआ था। तो अगर हम इसमें देखें, तृतीय वंचन जो है तो 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन था वो 17 नवंबर 1949 से लेकर के प्रारंभ हुआ। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है, क्योंकि 17 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला प्रश्न देखें, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो भारत संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने और उसको पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अब अगला प्रश्न अगर देखें, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? तो ये हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला प्रश्न देखें, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया? तो अगर अंगीकृत की बात कर रहा है तो 26 नवंबर 1949, और अगर बात करेगा लागू की तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अगला ही प्रश्न है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्या है? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। तो यही जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि इसी वजह से 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया है। अगला पॉइंट देखें, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखें कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ, और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा क्या किया गया था? अपनाया गया था। एक्सप्लेनेशन अगर देखें कि संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। तो कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो अगर हम इनके निर्वाचन की बात करते हैं तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इनका जन्म 1891 और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तो अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, तो भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु जो थी वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सेकेंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया।
तो इसका जो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसके दोनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इससे ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखें, कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ए और कथन जो है और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कथन जो है और कारण दोनों सत्य है, परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि अगर इसको जो भारत का संविधान है वो देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसका मात्र यह कारण नहीं हो सकता है कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, बी, कि ए और आर दोनों ही कथन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसके एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो ये बात किसने की थी, मौलाना आज़ाद ने की थी। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका क्या किया, समर्थन किया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी। एक्सप्लेनेशन अगर देखें हम तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में क्या कर दिया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन जो था वो किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का एक क्या है, अंश है। अगला प्रश्न देखें, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, आइवर जेनिंग्स का है। किसका है यह कथन, आइवर जेनिंग्स का है। हम एक बार कथन को पुनः दोहराते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये बात किसने कही थी, आइवर जेनिंग्स ने कही थी। और अगर हम इस चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ें तो प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का क्या किया है, प्रयास किया है। इसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन पर चलें, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये किसने कहा था, तो हमने अभी पढ़ा था कि ये किसके द्वारा कहा गया था, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा ये कथन कहा गया था। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो अभी हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म किया। अगले टॉपिक में हम संविधान की समितियों से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।